बाहर से गंदा नाला, अंदर से 3 मंजिला आलीशान ससुराल। हाईवे के पास जंगल में एक बहुत बड़ा टनल था जिसके नीचे से नाला बह रहा था। उस नाले के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी। दोपहर का समय था। पूरा परिवार फटे पुराने और मैले कपड़ों में दुखी बैठा हुआ था। हे भगवान, मैं तो इस बदबू से परेशान हो रही हूँ और ऊपर से हमेशा इन कीड़े मकोड़ों और जानवरों का डर लगा रहता। मेरा तो दम घुटता है। मुझे तो बहुत ज्यादा घुटन हो रही है अब यहाँ रहने में। अब हम कर भी क्या सकते हैं बहू, यहाँ रहना हमारी मजबूरी है और शायद हमारी किस्मत में भी यही लिखा था। मजबूरी के नाम पर जीना छोड़ दे क्या पापा? हमारे पास तो ढंग के पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, ना ही हमारी इस झोपड़ी में ढंग का कोई सामान है। मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ अब ये सब झेलते झेलते। हाईवे के ठीक बगल में परिवार ने एक छोटी सी पंचर और चाय की दुकान खोल रखी थी। विक्रम और राहुल वहीं खड़े होकर गाड़ियों के पंक्चर ठीक कर रहे थे। पिंकी एक गाड़ी को पानी से धो रही थी और कौशल्या और कविता चाय बना रही थी। अरे भाई जरा दूर ही खड़े हो ना, देखो ये लोग ना एकदम पक्के नाले वासी हैं। वो जो सामने टनल के पास गंदा नाला बह रहा है ना, उसी के पास इनकी झोपड़ी है। अरे वही तो मैं सोचूं कि इतनी भयंकर बदबू कहां से आ रही है, पता नहीं है लोग वहां कैसे रह लेते हैं। कविता 2 गर्मा गर्म चाय लेकर उन आदमियों के पास जाती है। बाबूजी, आप लोग चाय पियेंगे क्या? एकदम कड़क चाय बनाई है। अरे नहीं 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 नहीं, दूर रख अपनी चाय, हम चाय वगैरह नहीं पियेंगे तेरी इस टपरी की। अरे हाँ, जो पता नहीं कैसे चाय बनाते होगे तुम लोग, हैं? दिन रात नाले के पास रहते हो, वही नाले का पानी पिलाती होगी चाय में। नहीं, हमें नहीं पीना, हम जाओ यहाँ से। कविता दुखी होकर वहां से चली जाती है। वहीं पास में पिंकी एक महंगी कार को कपड़े से साफ कर रही थी। ए लड़के, अच्छे से साफ करना, बता रहा हूँ। और हाँ, मेरी गाड़ी पर एक भी स्क्रैच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जी बाबूजी, आराम से ही कर रही हूँ। वैसे तुम लोग उसी सड़े हुए नाले के पास रहते हो ना? अरे यार, तुम्हें रात में नींद आ जाती है क्या उस बदबू में, या बदबू सूंघने की आदत पड़ गई है तुम्हें? पिंकी ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। उधर विक्रम और राहुल एक कार का टायर ठीक कर रहे थे। बाबूजी, पंचर बन गया है, पैसे दे दीजिए। हाथ पीछे रख अपना। कार मालिक महेश विक्रम को हाथ में पैसे नहीं देता, बल्कि वो पैसों को जमीन पर फेंक देता है। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? पैसे नीचे क्यों फेंक दिए? अरे उठा लो जमीन से, क्योंकि तुम लोग गंदे हो, दिन रात नाले के पास रहते हो। अगर मेरा हाथ तुम लोगों से टच हो गया ना, तो मैं भी गंदा हो जाऊंगा। इसलिए ऐसे ही पैसे लो और खुश रहो। यह बोलकर महेश अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। विक्रम और राहुल बहुत दुखी होते हैं और उन पैसों को एक एक कर उठाते हैं। शाम का समय हो जाता है। एक बड़ी सी चमचमाती गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी हाथ में एक बड़ा सा पैकेट लेकर निकलता है। अरे सुनो, आप लोग गरीब है ना, इधर आओ सब, मैं आप लोगों के लिए खाना लाया हूँ। पूरा परिवार खुश होकर वहां आ जाता है। वो आदमी उन्हें जमीन पर बिठाता है और पैकेट खोलकर उनके सामने रख देता है। लो, आप लोग खाइए आराम से। जैसे ही राहुल और विक्रम खाना खाते हैं तो वो उसे थूकने लगते हैं। बाबूजी, इस खाने में से तो भयंकर बदबू आ रही है, ये तो खराब हो गया है। अरे तो क्या हुआ, यही तो है तुम लोगों का खाना। 2 दिन पुराना एक शादी का बचा हुआ था, मैंने सोचा कि डस्टबिन में फेंकने से अच्छा है तुम लोगों को दे आऊं। यह बोलकर वो अमीर आदमी वहां से चला जाता है। रात हो जाती है। पूरा परिवार अपनी झोपड़ी में वापस आ गया था। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू हमारी? हम गरीब है तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं इस दुनिया में? अरे आजकल की दुनिया ही ऐसी है कौशल्या, हम गरीब हैं तो कोई हमारी इज्जत नहीं करता, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, यहाँ नाले के पास रहना हमारी मजबूरी है। अरे दुनिया वालों के सीने में दिल नहीं, पत्थर है पत्थर। कोई हमारी मजबूरी नहीं समझता, बस आते जाते सब हमारा मजाक बनाते हैं। कुछ समय बीत जाता है। अगले दिन पूरा परिवार दुकान पर आ चुका था। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकती है। बताइए बाबूजी, क्या करना है? हवा चेक करनी है क्या? हाथ पीछे हटा, तुमने मेरी कार को कैसे छुआ? अरे बाबूजी, हम तो बस पूछ रहे थे। आइंदा से अगर तुम लोगों ने मेरी कार को छुआ ना, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वैसे भी तुम जैसे गंदे लोग गाड़ी को हाथ लगाएंगे तो इसकी कीमत कम हो जाएगी। तुम लोग उसे सड़े हुए नालों के पास रहते हो ना, गंदे हो तुम, गंदे। यह बोलकर वो आदमी अपनी कार लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद वहां एक बड़ी वैन आकर रुकती है। सुनो, थोड़ा सा पीछे वाली टायर की हवा चेक करो जल्दी। विक्रम और राहुल हवा चेक करने लगते हैं। राहुल वैन के पीछे जाता है और उसे अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। ये आवाज कैसी है? लगता है कोई रो रहा है इस वैन के अंदर। राहुल वैन के अंदर झांक कर देखता है। अंदर एक लड़की बंधी हुई पड़ी थी और उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। लगता है ये आदमी इस लड़की को किडनैप करके ले जा रहा है। तभी वैन का मालिक राहुल को अंदर झांकते देख लेता है। वो घबराकर तुरंत वैन को वहां से ले जाता है। भैया,
पापा, उस वैन में एक लड़की है, शायद ये लोग किडनैपर हैं और उसे किडनैप करके ले जा रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। गिरधारी, विक्रम, कविता और पिंकी सब वैन के पीछे तेजी से भागते हैं, लेकिन तभी अचानक वैन अपने आप रुक जाती है। पूरा परिवार जल्दी से वैन के पास पहुंचता है। ये वैन अपने आप कैसे रुक गई? राहुल, मैंने तेरी बातें सुन ली थी और मैंने भी उस लड़की की रोने की आवाज सुनी थी, इसलिए मैंने पहले ही टायर की हवा निकाल दी थी। अब देखते हैं ये कैसे भागेंगे। अरे पापी इंसान, किसी की बच्ची को उठाता है, इसे तो हम पुलिस के हवाले करवाएंगे। गिरधारी और विक्रम किडनैपर राजू को पुलिस के हवाले करने के लिए चले जाते हैं और राहुल जल्दी से उस लड़की को वैन से निकालता है और उसे अपनी दुकान पर लेकर आता है। अरे बाप रे, बेचारी कितनी घबराई हुई है। ये लो पानी पियो, डरो मत, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। विक्रम और गिरधारी राजू को पुलिस के हवाले करके वापस आ जाते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? एड्रेस बता दो तुम मुझे अपने घर का, हम तुम्हें छोड़ आते हैं। जी, वो मेरा घर रामनगर में है। राहुल सिमरन उसके घर छोड़ने जाता है। सिमरन का घर भी बहुत छोटा था, उसका परिवार भी बहुत गरीब था। घर के अंदर उसके माता पिता बहुत परेशान बैठे थे। अरे सिमरन हमारी इकलौती बेटी है, ये किडनैप हो गई थी। पता नहीं वो लोग कितने खतरनाक थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुमने हमारी बेटी की जान बचाई। तुमने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे नहीं नहीं काका, इसमें एहसान कैसा, अब आप लोग इनका अच्छे से ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ। राहुल वहां से चला जाता है। तू ठीक है ना मेरी बच्ची? देखा बेटा, आज भी इस दुनिया में से अच्छाई खत्म नहीं हुई, आज भी अच्छे लोग हैं। वैसे तो ज्यादातर इस दुनिया में बुरे लोग ही भरे पड़े, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। हाँ माँ, अगर वो और उसका परिवार ना होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसे लड़के बहुत कम मिलते बेटा। मैं तो बोलती तू उससे थोड़ा बातचीत कर, और अगर वो तुझे पसंद आ गया है तो हम तेरी शादी उससे ही करवा देंगे, क्योंकि तूने देखा ना वो तुझे कैसे बचा कर लाया और दिखने में भी अच्छा लग रहा था। और वैसे भी अब तेरी शादी तो एक ना एक दिन हमें करनी ही है। ठीक है माँ, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। अगले दिन दोपहर को सिमरन राहुल के पास जाती है। राहुल अपनी दुकान पर था और वो बिल्कुल अकेला था। जी, कल के लिए शुक्रिया। अरे तुम अब कैसी हो? दोनों थोड़ी देर तक बातें करने लगते हैं, तभी वहां एक बाइक आकर रुकती है। भैया, 2 बढ़िया कड़क चाय बनेना जल्दी से। अरे यार, मुझे तो अच्छी चाय बनानी नहीं आती और सभी घर वाले ले आराम करने गए हैं, अब मैं क्या करूं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं बना देती हूँ चाय, मुझे बहुत अच्छी चाय बनानी आती है। सिमरन चाय बनाती है और उस ग्राहक को दे देती है। अरे भैया, आपकी घरवाली ने तो एकदम कड़क चाय बनाई है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये मेरी घरवाली नहीं है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है और शाम हो जाती है। राहुल और सिमरन एक टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। अरे चाय तो तुमने सच में बहुत बढ़िया बनाई है। शुक्रिया। अच्छा, मुझे चलना चाहिए अब, माँ बाबूजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सिमरन वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर सिमरन अपने माता पिता को सब कुछ बताती है। माँ बाबूजी, वो लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन उसने अपने घर परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया। पर सच कहूँ तो मुझे वो पसंद है। अगर आप लोग एक बार उनकी फैमिली से बात कर लें तो फिर ठीक रहेगा। हाँ बेटी, हम कल ही उनकी दुकान पर जाते हैं और उनकी फैमिली से बात करते हैं। अगली सुबह कामनी और राजेश राहुल की दुकान पर आते हैं। राहुल का पूरा परिवार वहां मौजूद था। देखिए भाई साहब, आपकी लड़की सिमरन बहुत अच्छी है, हमने उसे देखा है। और देखिए, हम आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। जो आपको वो सामने टनल दिख रहा है ना, उसी के पास जो गंदा नाला बहता है, वहीं पर हमारी छोटी सी झोपड़ी है। हम लोग बहुत गरीब हैं, यही जो ये 2 दुकानें हैं पंक्चर और चाय की, बस यही हम चलाते हैं। देखिए भाई साहब, हमारे पास पैसा बहुत कम है, गरीब है हम ये बड़े बड़े वादे तो नहीं कर सकते कि आपकी बेटी को महलों की रानी बनाकर रखेंगे, लेकिन ये बात पक्की है कि हम कभी उसे रोने नहीं देंगे। जैसा रूखा सूखा हम खाएंगे वैसा ही उसे भी खिलाएंगे। अरे गिरधारी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, गरीब तो हम भी हैं। आपका घर जैसा है वैसा ही हमारा घर है, और हमें घर से कोई लेना देना भी नहीं है। हमें तो बस एक अच्छा लड़का चाहिए, और हमें लड़का पसंद है, इसलिए हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझिए। कुछ दिनों बाद राहुल और सिमरन की शादी हो जाती है। सिमरन झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। आ जा बहू, देखो बेटा, यही हमारी झोपड़ी, हम इसी में रहते हैं। घर में कोई सामान नहीं है, हम सब जमीन पर ही सोते हैं, और चाय पंक्चर का छोटा सा काम है हमारा। और हाँ, इस बदबू की तो आदत डाल लेना, ये हमारा परमानेंट रूम फ्रेशनर है। अब तुम इस घर की बहू हो तो तुमको ही सब कुछ देखना है। झोपड़ी तो बहुत ज्यादा छोटी है और ये नाले की बदबू भी कितनी तेज आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो ही जाएगा धीमे धीमे। कुछ समय बीत जाता है। रात के 2 बज रहे थे। झोपड़ी में सब जमीन पर सो रहे थे। सिमरन भी जमीन पर सो रही थी, लेकिन मच्छर और बदबू के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। मुझे तो यहाँ एक पल की भी नींद नहीं आ रही है। तभी बाहर से किसी जंगली जानवर के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है।
हे भगवान, ये कैसी आवाज थी? लगता है कोई जंगली जानवर था। हे भगवान, मच्छर, नाले की बदबू और जंगली जानवर, सारी मुसीबतें मेरे ऊपर ही क्यों आ रही हैं? नहीं सिमरन, बाबूजी ने समझाया था ना कि जैसा भी है सब एडजस्ट करना पड़ेगा। और वैसे भी ये लोग दिन रात काम तो करते ही हैं, एक न एक दिन ये लोग पक्का घर तो बनवा ही लेंगे। सिमरन यही सोचते हुए जैसे तैसे सो जाती है। अगली सुबह सिमरन अपनी पहली रसोई बनाने के लिए बैठी है। झोपड़ी में एक कोने में एक छोटा सा चूल्हा बना था। माँ जी, इसमें तो राशन ही नहीं है, मैं क्या बनाऊं? बेटा, वो जो छोटा सा डिब्बा रखा है ना कोने में, उसमें कुछ थोड़ा बहुत आटा वाटा रखा है, उसी से कुछ बना दो सबके लिए। सिमरन उस डिब्बे से आटा निकालती है। वो देखती है कि आटा बहुत पुराना और खराब है, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ बनाती है और सभी घर वालों को परोस देती है। हे भगवान, ये लोग ऐसा खाना खा रहे हैं। ये आटा तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, एकदम खराब आटा था। यहाँ के हालात तो सच में बहुत ज्यादा खराब है। दोपहर का समय हो जाता है। पूरा परिवार अपनी दुकान पर काम कर रहा था। सिमरन भी वहां पर काम कर रही थी। अरे वाह, नाले के कीड़ों के घर नई बहू आ गई। अरे ये लोग तो पैदाइशी भिखारी है भाई। पूरा परिवार ये सब सुनता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। इनके पास तो बहुत गरीबी है, लोग मुंह पर इनका इतना गंदा मजाक बना रहे हैं, लेकिन तब भी घर का कोई आदमी कुछ नहीं बोल रहा। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ था और सभी बहुत ज्यादा दुखी थे। आज दुकान पर बिल्कुल बोनी नहीं हुई। जो 2-4 पैसे आए थे उसमें से तो राशन भी नहीं आ सकता था। आज तो चूल्हा नहीं जलेगा, सब ऐसे ही पानी पीकर सो जाओ। सिमरन सभी घर वालों को पानी देती है। अरे आप लोग इतने उदास क्यों हो रहे हैं? कोई बात नहीं ना, कभी कभी उपवास भी तो सेहत के लिए अच्छा होता है। आज हम सब मिलकर बातें करेंगे, कोई चुटकुला सुनाओ ना विक्रम भैया। सिमरन की ये बातें कोई नहीं सुनता। सच में ये परिवार बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, खाने तक के पैसे नहीं है। हे भगवान, कुछ तो चमत्कार कर दो कि इनके हालात ठीक हो जाएं। अगले दिन दोपहर को सिमरन झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तभी राहुल वहां आता है। सिमरन, ये लो, ये गिफ्ट मुझे तुम्हें कल ही देना था, लेकिन आज दे रहा हूँ। सिमरन जल्दी से वो गिफ्ट ओपन करती है। अंदर एक अच्छा स्मार्टफोन था। ये क्या स्मार्टफोन? आप ये क्यों लाए हैं? ये तो बहुत महंगा होगा ना? हाँ, थोड़ा महंगा तो है। मैंने कई महीनों से पंक्चर जोड़ जोड़ कर कुछ पैसे जोड़े थे। सोचा था कि अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीद लूंगा, लेकिन फिर सोचा कि इन पैसों से तुम्हारे लिए कुछ खरीदा जाए। मुझे पता है कि तुम तो हमेशा थोड़ा ठीक ठाक घर से ही हो, हम कुछ ज्यादा ही गरीब हैं। तुम्हें वहाँ टीवी और फोन की आदत होगी, इसलिए ये तुम्हारे लिए है। आप सच में बहुत अच्छे हैं। शाम का समय हो जाता है। पूरा परिवार दुकान पर था। सिमरन और पिंकी एक कार को साफ कर रही थी। अरे ठीक से दो, शीशे पर दाग छोड़ दिया ना। तुम नाले वालों को कोई काम ढंग से नहीं आता है क्या? तभी वहां पर एक बहुत ही अच्छी कार आकर रुकती है। उसमें से एक स्मार्ट लड़का निकलता है। एक्सक्यूज मी ब्रदर, कैन यू हेल्प मी? आई हैव लॉस्ट माई वे, आई हैव टू गो टू द सिटी। यस श्योर bro, take a straight drive from here and the first left. You will reach the city in 10 minutes. ओके ब्रदर, थैंक यू। यह बोलकर वो लड़का वहां से चला जाता है। वाह, इनको इंग्लिश भी आती है, वो भी इतनी अच्छी। मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन ये लोग तो इतने गरीब हैं, फिर इनको इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आती है? हाँ, शायद हाईवे पर लोगों से बात कर करके थोड़ा बहुत सीख ली होगी। अगली सुबह राहुल सिमरन के पास आता है। उसके हाथ में कुछ फटे हुए कपड़े हैं। सिमरन, मेरे पास ये 2 ही जोड़ी कपड़े हैं। एक जोड़ी मैंने पहन लिया है और दूसरी जोड़ी मेरे हाथ में है। तो अब तुम्हें इनको अच्छे से धोना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं। और कोशिश करना कि जल्दी सूख जाएं, क्योंकि मेरे पास बस 2 ही जोड़ी कपड़े हैं। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी धोकर इनको सुखा देती हूँ। सिमरन कपड़े लेकर पास वाले तालाब पर पहुंचती है और कपड़े धोने लगती है। तभी वो कपड़ों को ध्यान से देखती है। कपड़े बहुत फटे हुए थे। कितनी गरीबी है इन लोगों के पास। ये पैंट इतना फटा हुआ है, अब इसको धोकर ये पहनेंगे तो कैसे लगेंगे? सिमरन धोने से पहले पैंट की जेब चेक करती है। तभी उसे पैंट की जेब में कुछ पैसे और क्रेडिट कार्ड मिलता है। ये क्या, इतने सारे पैसे और ये क्रेडिट कार्ड? इनके पास इतने सारे पैसे कैसे आए और ये क्रेडिट कार्ड कैसे आया? कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। रात को सिमरन पैसे और क्रेडिट कार्ड राहुल को दिखाती है। ये आपकी पैंट की जेब से निकले इतने पैसे और क्रेडिट कार्ड, ये सब कहाँ से आया? अरे वो जो पैंट है ना, शायद वो मेरा नहीं है। हाँ, वो किसी आदमी ने दिया होगा मुझे, तो उसी का वो शायद रह गया होगा जेब में। आप सच बोल रहे हैं ना? क्योंकि जब कोई अपने कपड़े किसी को दे रहा है तो वो इतने पैसे और कार्ड उसमें क्यों छोड़ेगा? अरे तुम नहीं जानती, बड़े लोग अक्सर भूल जाते हैं। तुम ऐसा करो, तुम वो सब मेरे को वापस कर दो, मैं कल ही उस आदमी को ढूंढ कर लौटा दूंगा। सिमरन चुपचाप वो पैसे और कार्ड राहुल को दे देती है।
अगले दिन दोपहर को झोपड़ी में कोई नहीं था, सभी दुकान पर जा चुके थे। सिमरन अकेले झोपड़ी में बैठकर अपना फोन चला रही थी और रील देख रही थी। तभी रील स्क्रॉल करते हुए वो अपनी नंद पिंकी की एक रील देखती है। क्या ये सच में ननद जी हैं? वो भी इस महंगे कॉफी कैफे में, और उनकी ये ड्रेस, ये तो हजारों की लग रही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उनके पास ये सब खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए होंगे? चलो मैं सीधा ननद जी से ही पूछती हूँ। सिमरन तुरंत फोन लेकर दुकान पर जाती है जहाँ पिंकी फटे कपड़ों में बैठी थी। ननद जी, ये रील देखिए, ये आप ही है ना? अरे भाभी, आपको ना कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई होगी। और वैसे भी आपने सुना तो होगा ही कि दुनिया में एक जैसे 7 लोग होते हैं, तो कोई मेरी जैसी दिखने वाली अमीर लड़की होगी। आपको बस ऐसा लगा होगा कि वो मैं हूँ। पिंकी ये कहकर वहां से चली जाती है। सिमरन वापस झोपड़ी में आती है और उस अकाउंट को फिर से खोलती है। अरे इसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, लेकिन क्यों? हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगली सुबह सभी लोग बहुत जल्दी जल्दी दुकान पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। चलिए पापा जी जल्दी उठिए, हम लेट हो रहे हैं मीटिंग के लिए, वरना आज बहुत बड़ी डील कैंसिल हो जाएगी। मीटिंग? कैसी मीटिंग? और आप किस मीटिंग में जा रहे हैं जेठ जी? अरे नहीं मीटिंग नहीं, मैंने काम की बोला था। हमको दुकान खोलने में लेट हो रहा है, वरना जो रोज वाले ग्राहक हैं उनकी चाय कैंसिल हो जाएगी। शायद तुमने कुछ गलत सुना होगा। विक्रम जल्दी से गिरधारी को लेकर वहां से चला जाता है। मैंने बिल्कुल सही सुना था, जेठ जी ने मीटिंग ही बोला था। कुछ तो बहुत बड़ा घपला है। ये घर वाले मुझसे कुछ तो बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं। अगले दिन की बात है, पूरा परिवार दुकान पर आ चुका था। सिमरन अकेली ही झोपड़ी में थी। सिमरन नाले की बदबू से परेशान होकर झोपड़ी की साफ सफाई कर रही थी। तभी उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं। अरे ये कैसे कागज हैं? ये तो किसी डील के पेपर लग रहे हैं, पर ये सब तो इंग्लिश में लिखा है। मुझे तो ठीक से पढ़ना भी नहीं आता। कुछ तो गड़बड़ चल रही है इस घर में। ये लोग जितने गरीब दिखते हैं उतने हैं नहीं। रात हो जाती है। सिमरन सो रही थी, लेकिन अचानक वो उठती है और देखती है कि झोपड़ी में कोई भी नहीं है। रात के 2:30 बज रहे हैं और सभी घर वाले कहाँ गए? जब मैं सोई थी तब तक तो सभी एक साथ सोए थे, लेकिन अब कहाँ गए? सिमरन उठकर झोपड़ी के बाहर आती है और चारों तरफ देखती है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखता। माँ जी, राहुल, कहाँ हो आप सब? तभी सिमरन को जंगली जानवरों की आवाज आती है। सिमरन बहुत डर जाती है। ये भगवान, ये आवाज तो किसी जंगली जानवर की लग रही है। सिमरन जल्दी से झोपड़ी के अंदर जाती है और सो जाती है। सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि सभी घर वाले अपनी अपनी जगह पर सो रहे हैं। उठिए सब। आप लोग रात में कहाँ गए थे? आप सब लोग गायब हो गए थे। मैंने आप लोगों को बाहर भी ढूंढा था। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अरे नहीं, क्या बकवास कर रही है तू? तूने पक्का कोई बुरा सपना देखा होगा और तू सपने में उठी होगी। हम तो कहीं नहीं गए थे, हम तो यहीं अपनी जगह पर सो रहे थे। हाँ बहू, इस नाले की बदबू से तेरा दिमाग फिर गया है। हम रात में उठकर क्या नाले में डुबकी लगाएंगे? मैंने सपना देखा होगा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने तो फोन में टाइम भी देखा था और मैं बाहर भी गई थी। ये कोई सपना नहीं था। घर वाले कुछ तो छुपा रहे हैं मुझसे, लेकिन ये लोग जो छुपा रहे हैं, मुझे उस बारे में जल्द से जल्द पता करना होगा। कुछ समय बीत जाता है और दोपहर हो जाती है। दोपहर को कविता लड़खड़ाते हुए झोपड़ी में आती है। हाय, मेरे पाँव में ना बहुत जोर की चोट लग गई है, जान निकल रही है मेरी। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया जेठानी जी? आप पैर सीधे कीजिए, मैं कुछ बांध देती हूँ, शायद दर्द कम हो जाए। सिमरन एक कपड़ा लेकर जेठानी के पैर पर बांधने लगती है। तभी उसकी नजर कविता के पैरों पर पड़ती है। जेठानी जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अभी अभी पेडिक्योर और फेशियल करवाया है। इनकी आईब्रोज भी एकदम बनवाई हुई लग रही है। ये लोग इतने गरीब हैं, फिर ये सब इन्होंने कैसे करवाया होगा? दीदी, आपके पैर तो बहुत सॉफ्ट है, आपने पेडिक्योर या फेशियल करवाया है क्या? पागल हो गई हो क्या? नाले के पास रहते हैं हम लोग, वो शहर वाले महंगे शौक थोड़ी है हमारे। तो भी कुछ भी बोलती है। कविता ये बोलकर लड़खड़ाते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। रात को सिमरन शांति देवी का सिर दबा रही थी। थोड़ा और जोर से सिर दबा दे बहू, बड़ा दर्द हो रहा है सिर में। इतनी नेचुरल काले बाल बूढ़ी लोगों के तो नहीं हो सकते, क्योंकि दादी की तो काफी उम्र हो गई है, लेकिन तब भी दादी के बाल एकदम काले हैं। इसका मतलब दादी ने डाई की होगी, वो भी एकदम महंगी वाली। क्यों दादी, आपने क्या अपने बालों में डाई की है? अरे नहीं, पागल हो गई है क्या? वो तो ऐसे ही है, कुछ लोगों के बुढ़ापे में बाल काले हो ही जाते हैं। पर मेरे भी सफेद बाल थे, फिर वो सारे सफेद बाल झड़ गए और फिर से नए काले बाल हो गए। वो तो ऐसे ही हो जाता है, तो इस पर क्यों ध्यान दे रही है? तू सिर दबाना मेरा। सफेद बाल झड़कर काले बाल आ गए, ऐसा थोड़ी होता है। दादी ने पक्का बालों में डाई की है, वो भी महंगी वाली। लेकिन फिर ये लोग मुझसे ये सब क्यों छुपा रहे हैं? वो इंस्टाग्राम आईडी, वो क्रेडिट कार्ड, जेठ जी की वो मीटिंग वाली बात, वो फ्लुएंट इंग्लिश, जेठानी जी का पेडिक्योर, ये सब देखकर मुझे तो समझ में आ गया है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये घर वाले कुछ तो छुपा रहे हैं मुझसे।
अगले दिन की बात है। दोपहर का समय था। सिमरन कपड़े धोकर झोपड़ी में लौटी है। वो दूर से देखती है कि सभी घर वाले जोर जोर से हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी में पहुंचती है तो सब शांत हो जाते हैं। मैंने दूर से इन लोगों को देखा था। ये लोग खूब हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं आई ये लोग चुप हो गए और रोने जैसी शक्ल बना ली। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग पक्का मुझसे कुछ तो बहुत बड़ा छुपा रहे हैं। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। सिमरन सो रही थी, तभी अचानक उसके ऊपर पानी की बूंदें गिरती हैं और वो हड़बड़ा कर उठ जाती है। ये पानी कहाँ से? सिमरन देखती है कि झोपड़ी पूरी तरह से खाली है। वहां पर कोई भी परिवार वाला नहीं है और बाहर बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है। माँ जी, बाबूजी, राहुल, आप लोग कहाँ हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, ये झोपड़ी भी टूट गई। अब मैं क्या करूँ? अब मैं कहाँ जाऊँ? इस आंधी में कोई तो बचाओ। राहुल जी, माँ, दादी, जेठानी जी, कहाँ हैं आप लोग? सिमरन बाहर आकर सभी घर वालों को आवाज लगाती है और उन्हें ढूंढती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तभी तेज हवा आती है और झोपड़ी टूट जाती है। हाँ, मैं उस टनल में जाती हूँ, उसमें मैं बच जाऊंगी। सिमरन जल्दी से फोन की टॉर्च चालू करके उसे टनल में जाती है। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ। हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं यहाँ कोई जंगली जानवर ना छुपा हो। सिमरन धीमे धीमे टनल में आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो अचानक रुक जाती है क्योंकि उसे सामने सीढ़ियां दिखाई देती हैं। ये क्या? टनल के अंदर से ये सीढ़ियां कहाँ से आई और वहां से रोशनी कैसी आ रही है? सिमरन उन सीढ़ियों से जाती है और एक आलीशान 3 मंजिला घर के पास पहुंच जाती है। घर बहुत ज्यादा बड़ा था और घर के बाहर नेम प्लेट पर लिखा था गिरधारी निवास। गिरधारी निवास? ये तो ससुर जी का नाम है। अब ये क्या गड़बड़ है? हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? चलो कोई नहीं, अब अंदर जाकर ही देखती हूँ। सिमरन घर के अंदर जाकर देखती है तो हैरान रह जाती है। घर अंदर से बहुत ज्यादा आलीशान और बड़ा था। हॉल उसका सारा परिवार बैठा था। सभी ने अच्छे कपड़े पहने थे और सभी एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। अरे कविता, पकौड़े तो एकदम कड़क बनाए आज। टीवी की आवाज थोड़ी तेज कर। राहुल, सच में आज तो बहुत मजा आ रहा है बारिश के समय अपने परिवार के साथ टीवी देखने में। ये भगवान, ये सब क्या है? तभी कविता सिमरन को देख लेती है और वो बहुत घबरा जाती है। माँ जी, बाबूजी, उधर देखिए, सिमरन ने हमें देख लिया। सिमरन, तुम मैं कैसे कहूँ, वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये सब क्या है राहुल? आप लोग दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। मतलब बाहर आप लोग ऐसे भिखारी वाली हालत में रहते हैं और अंदर कुछ और ही है। ये सब क्या है? कोई मुझे कुछ बताएगा क्या? बाबू शांत हो जा। मतलब मेरा शक सही था जो मैंने देखा। पेडिक्योर, क्रेडिट कार्ड, इंग्लिश और कैश, सब सच था। मैं बाहर आप सबकी फिक्र में मर रही थी कि इस तूफान में आप लोग कहाँ होंगे, कैसे होंगे। झोपड़ी भी उड़ गई और आप लोग मुझे इतने टाइम से बेवकूफ बना रहे थे। मुझे क्या पागल समझ रखा था आप सबने? सभी घर वाले उठकर सिमरन के पास आते हैं। देखो बहू, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। ये जो भी हम कर रहे हैं ये सब हमारी एक मजबूरी है। कैसी मजबूरी पापा जी? ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप लोग इस तरह से रह रहे हैं? बहू, पहले हम बहुत बड़े बिजनेस व्यापारी थे। शहर में हमारा अच्छा व्यापार चलता था। फिर हमने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए शहर के ही 2 बड़े व्यापारियों से थोड़ा कर्जा लिया और तब से ही हमारी जिंदगी बदल गई। क्योंकि वो दोनों व्यापारी बहुत बड़े लालची और धोखेबाज निकले। उन्होंने हमारी कागजों में हेरा फेरी करके अपने पैसे बढ़ा दिए, हमें पूरी तरह से लूट लिया। उन्होंने हम पर झूठा इल्जाम लगाया कि हमने उनसे करोड़ों रुपए लिए हैं और हम पर केस कर दिया। फिर वो दोनों व्यापारी कर्ज के नाम पर हमें बहुत परेशान करने लगे। बहू, गुंडे भेजकर हमें धमकियां देने लगे। हमारे पास जो कुछ भी प्रॉपर्टी थी उन्होंने वो भी हमसे छीन ली। हम इतने परेशान हो गए थे कि जीना मुश्किल हो गया था और पुलिस भी हमारी कोई मदद नहीं कर रही थी। तब मुझे एक आइडिया आया बहू। मैंने पूरे शहर में, पूरे बाजार में ये अफवाह फैला दी कि हमारा सब कुछ लुट गया है, सब चोरी हो गया है और अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन असल में हमारे पास बहुत कुछ था। हाँ, फिर मैंने उन्हीं बचे पैसों से यहाँ आकर जंगल में इस टनल के अंदर ये 3 मंजिल आलीशान घर बनवाया। हम लोगों के सामने भिखारी बने रहे और इस घर में आकर हम अपनी आलीशान जिंदगी जीते रहे। अब जो वो कर्ज वाले हैं, जब वो हमें बाहर उस फटेहाल हालत में देखते हैं तो वो खुद सोचते हैं कि इनके पास क्या ही होगा देने को। और सिमरन, वो यहाँ आते भी नहीं थे क्योंकि उनको लगता था कि इनका सब कुछ लुट गया और ये लोग भिखारी हैं, तो फिर इन्होंने हमें परेशान करना भी बंद कर दिया। लेकिन अभी भी वो कभी कभी हमें परेशान करने आ ही जाते हैं और हमारा वो झूठे कर्ज का केस भी कोर्ट में चल रहा है। हम इसी घर में छुपकर अपना बिजनेस भी चलाते हैं और मुझे पता है बहू कि हम जल्दी ही केस जीत जाएंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपकी बातों को समझती हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो आपकी अपनी थी ना, इस घर की बहू हूं ना मैं।
देखो बेटा, हम तुम्हें सब कुछ बताना चाहते थे, लेकिन हमें लगा कि तू नहीं है। कहीं तू ये सब कुछ सभी को ना बता दे, और अगर ये बात बाहर फैल जाती तो जो कर्ज वाले हैं वो हमें फिर से परेशान करते, इसीलिए हमने तुझे कुछ नहीं बताया। मैं समझ गई माँ जी, मेरी वजह से आप सबकी जान खतरे में आ सकती थी। आपने जो किया अपने परिवार को बचाने के लिए ही किया, लेकिन अब से मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। कुछ ही दिनों बाद सिमरन भी अपने परिवार की तरह डबल लाइफ जीना स्टार्ट कर देती है। क्या बात है सिमरन, तू तो एकदम पक्की भिखारी लग रही है आज, किसी को शक ही नहीं होगा। अरे जेठानी जी, बाहर भिखारी और अंदर राजकुमारी, यही तो स्वैग है अपनी फैमिली का। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार टनल के अंदर अपने 3 मंजिला घर में आ चुका है। सब नहाकर अच्छे कपड़े पहनते हैं और फिर एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर डिनर करते हैं। लीजिए जेठ जी, बाहर सूखी रोटी का नाटक बहुत हो गया, अब ये पनीर खाइए। अगले दिन दोपहर का समय था। पूरा परिवार अपनी दुकान पर काम कर रहा था, तभी वहां पर 2 गुंडे आते हैं। छी, कितनी भयंकर बदबू आ रही है यहाँ पर। अरे तुम्हारे पास है ही क्या आप सेठ जी को देने को? हाँ, तुम लोग तो खुद एकदम भिखारी हो गए हो। अरे भैया, सेठ जी से कहो हमें माफ करते, हम लोग भिखारी हो गए, हमारे पास कुछ भी नहीं देने को, कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। हाय राम, लूट लिया उस सेठ ने हमें। हम तो सड़क पर आ गए। भैया एक काम करो, ये मेरी फटी हुई चप्पल बची है, इसे ले जाकर सेठ के मुंह पर मार दो, मेरा मतलब दे दो, शायद ये उसके कुछ काम आ जाए। अरे चुप कर बढ़िया, चलो यहाँ से, एकदम नाले के कीड़े हो गए हैं ये लोग, आदिवासी हो तुम लोग। दोनों गुंडे वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पूरा परिवार वापस उस टनल में आता है। रात हो गई थी। सभी नहाकर अच्छे कपड़े पहनते हैं और पूरा परिवार अच्छे से तैयार हो जाता है। देखा बहू, अब ये हमें ज्यादा परेशान करने भी नहीं आते। इन्हें यकीन हो गया है कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी ये फटी हालत और नाले की बदबू ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। और देखना, जल्दी ही हम केस जीत जाएंगे और फिर ये सब ड्रामा खत्म हो जाएगा। सीरियसली यार, बाहर एकदम पंचायत वेब सीरीज वाली गरीबी चल रही थी और अंदर आते ही कॉफी विद करण वाली फीलिंग आ रही है। सच में हमारे परिवार का तो स्वैग ही अलग है और डबल लाइफ जीने का तो मजा ही अलग है। सच में ना जी, दुनिया वालों को लगने दो कि हम नाले के कीड़े हैं और आदिवासी हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होगा कि इस टनल के अंदर क्या चल रहा है। सच बताऊं, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरा ससुराल इतना आलीशान होगा। यहाँ आकर तो मेरी किस्मत ही बदल गई। बस एक बार ये सब खत्म हो जाए, फिर मैं इसके बारे में अपने माता पिता को भी बताऊंगी, वो लोग भी खुश होंगे। अरे बहू, सबको बता देना, सब कुछ कर लेना, लेकिन अब जल्दी से मेरा वो चीज पिज्जा ओवन से निकाल कर ला। बहुत भूख लगी है मुझे, बाहर एक्टिंग करते करते थक जाती हूँ मैं। देखा सिमरन, मैंने कहा था ना, हम लोग गरीबी में नहीं बल्कि अपनी ही एक अलग दुनिया में मजे से रह रहे हैं। बिल्कुल राहुल, सच में यहाँ आकर मुझे बहुत मजा आ रहा है और ये डबल लाइफ जीकर तो और ही मजा आ रहा है। पूरा परिवार एक साथ हंस पड़ता है। फिर सिमरन सबके लिए पिज्जा लाती है और सभी बातें करते हुए एक साथ पिज्जा खाते हैं।